नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। कभी कभी हमारा मन अनहोनी के संकेतों को पहले ही भांप लेता है, जिसे हम अक्सर वहम समझकर टाल देते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही बहन की है जिसका अंतर्मन उसे एक बड़े तूफान की सूचना दे रहा था। समाज की कड़वाहट, परिवार का तिरस्कार और एक खौफनाक राज के बीच बुनी गई ये दास्तां रिश्तों के उस स्याह सच को उजागर करती है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। जहां एक तरफ सुहाग के उजड़ने का मातम है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई है जो रूह कंपा देने वाली है। मेरा नाम कोमल है और मेरी उम्र 26 साल है। आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। ना जाने क्यों मुझे लगातार अपनी बड़ी बहन सलोनी दीदी की याद आ रही थी। दिल चाहता था कि मैं उनके पास उड़कर पहुंच जाऊं, लेकिन ऑफिस जाना भी बहुत जरूरी था। ऑफिस से छुट्टी मैं किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती थी, इसीलिए चुपचाप अपना बैग उठाया और काम की तरफ रवाना हो गई। लेकिन मेरे दिमाग में लगातार मेरी बहन ही चल रही थी। मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि सब अच्छा हो, क्योंकि आज से पहले मुझे इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई थी। मैं मेट्रो के करीब पहुंच गई थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो रहा था। मैंने सर को ना में हिलाया और अपनी बहन के घर की तरफ जाने लगी। मैं उसको इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अगर वो मुझे याद आ रही थी तो इसमें कोई न कोई दिक्कत जरूर छिपी हुई थी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना भी कर रही थी कि सब ठीक हो, क्योंकि अगर उनको कुछ हो गया या फिर कोई भी परेशानी उन पर आती तो हमारा पूरा खानदान ही परेशान हो जाता। एक लंबी दूरी तय करके मैं अपनी दीदी के घर पहुंच गई थी। मैं अभी बेल देती, उससे पहले ही उनके घर से चीख पुकार की आवाजें आना शुरू हो चुकी थीं। मेरा दिल दहल गया। मेरी बहन रो रही थी। उसकी आवाज में मौजूद दर्द ये बताने के लिए काफी था कि मामला काफी गंभीर हो चुका है। मैंने फौरन ही दरवाजा पीट डाला। चंद पल बाद जब दरवाजा खोला गया तो सामने मेरे जीजाजी के पिता यानी मेरी दीदी के ससुर खड़े हुए थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनका हाल बेहाल हो रहा था, आंखें लाल हो रही थीं। चेहरे पर मौजूद उदासी ये बताने के लिए काफी थी कि मामला काफी खराब है। मैंने उनकी तरफ देखते हुए बोला, अंकल जी, सब ठीक है? दीदी रो क्यों रही हैं? आपको क्या हुआ है? जबकि वो सर नामे हिलाते हुए दोबारा अंदर की तरफ बढ़ चुके थे। मैं भी अंदर गई और जब सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ऐसा महसूस होता था जैसे घर की छत मेरे सर पर आ गिरी हो। मैं सदमे के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सामने मेरी बहन सफेद साड़ी पहनकर विलाप कर रही थी और उसके सामने ही उसके पति विक्रम की लाश रखी हुई थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं हिम्मत करके उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर ढाढ़स बंधाने वाले अंदाज में बोली, दीदी, हौसला करो, भगवान हौसला करने वालों के साथ है। ये तो उन्हीं की अमानत थी, उन्होंने दी थी और अब वापस लेनी है। जबकि मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही मेरी दीदी अपने आप को मारते हुए बोली, सारी गलती मेरी है। अगर इन्हें मैं ना जाने देती तो आज मुझे ये छोड़कर ना जाते। कोमल, इनसे कहो कि ये उठें, मुझसे बात करें। अगर ये मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे जीजू से ही तुम्हारी दीदी जिंदा है। इन्हें कहो उठ जाएं, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। वो पागलों की तरह अपने आप को पीटकर रोती जा रही थी। जीजू के मम्मी पापा, उनकी बहनें, सबकी आंखें नम थीं। सबका ही हाल बुरा हो रहा था। दीदी की हालत तो देखने लायक थी। मेरा दीदी के पास बैठना दूभर हो गया था और मैं सर झटककर फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मैंने मम्मी पापा को फोन करके सूचना दे दी थी कि आप लोग जल्द से जल्द दीदी के घर पहुंचें। और जब मम्मी पापा ने वजह पूछी तो मैं कुछ बताने के काबिल भी नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी जुबान मेरा साथ ही न दे रही हो। लेकिन बताना जरूरी था, क्योंकि मम्मी के अलावा दीदी को और कोई नहीं संभाल सकता था। मैंने मम्मी पापा को बुझे दिल के साथ खबर करके मोबाइल बंद कर दिया और दीदी को देखने लगी। उनको संभालना मेरे बस से बाहर था। उनकी नंदे ही उनके पास बैठी हुई उनको हौसला रखने के लिए बोल रही थीं। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और शाम के वक्त दीदी के पति को श्मशान घाट ले जाया जा रहा था। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। हम सब उनके दुख में शामिल थे। मेरी बहन बहुत लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। उनकी जिंदगी में कभी भी इस तरह का कोई दुख शामिल नहीं हुआ था। पापा मम्मी उन्हें हमेशा हथेली का छाला बनाकर रखते थे और आज उन्हें सफेद जोड़े में देख मेरा दिल फटा जा रहा था। उनकी जिंदगी से हर रंग उड़ गया था। मैं अपनी दीदी को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वो अपने पति का कमरा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उनकी एक ही बात थी, मैं विक्रम के कमरे से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर उनके साथ रहूंगी। वो मेरे पास हैं। पापा मम्मी ने भी उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थीं। हम लोग भी थक हार कर दूसरे दिन अपने घर आ गए थे, क्योंकि दीदी एक संयुक्त परिवार में रहती थीं। अगर हम उनके घर रहते तो उनके ससुराल वालों को परेशानी होती।
हम सब घर आ गए थे, लेकिन हमारा दिल अपनी बहन की तरफ ही लगा हुआ था। छुपा हुआ रहस्य और नया संघर्ष। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। 2 दिन बाद जब मैं दोबारा दीदी के घर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर मेरा दिल दहल गया। दीदी की सास उन्हें कोस रही थी, जबकि उनकी ननदों का बस नहीं चल रहा था कि मेरी दीदी का सर फोड़ दें। उन सबका कहना था, तेरे कदम ही पनौती हैं, तूने आते ही हमारा बच्चा मार दिया, तेरी वजह से ही मेरा विक्रम इस दुनिया से गया है। उनकी सास रो रो कर विलाप करती जा रही थी, जबकि मेरी दीदी अपराधियों की तरह सर झुकाकर उनके सामने खड़ी हुई थी। मैं चीजों को नजरअंदाज करते हुए फौरन उनके घर में दाखिल हुई और अपनी दीदी को अपने सीने से लगाते हुए बोली, खबरदार, जो आपने मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी कहा, जितना दुख आपका है उतना ही दुख मेरी दीदी का है। बेशक आपका बेटा गया है, लेकिन मेरी दीदी का तो सुहाग उजड़ गया, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, उसकी जिंदगी से हर रंग उड़ गया। आप इस तकलीफ को नहीं समझ सकती। ये कहते ही मैंने अपनी दीदी को अपने सीने से लगा लिया। उनकी सास गुस्से से बोली, अगर इतना ही तुम्हें अपनी बहन का दुख लग रहा है तो इसे यहाँ से लेकर जाओ, हमारे घर में इसकी जरूरत नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जिसकी वजह से ये इस घर में थी, अब वो शख्स जा चुका है, तो अब ये भी यहाँ नहीं रह सकती। वो सब गुस्से से बोल रही थीं। मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो उनका सर झुका हुआ था, उनका हाल बेहाल हो रहा था। मैंने दीदी के कंधे पर हाथ रखा और उनको समझाते हुए बोली, यही दुनिया का दस्तूर है दीदी, आप कितना भी किसी के लिए कर लो, कोई सिला नहीं देता। बेवजह अपने आप को यहाँ रहकर जलील न करवाएं, यहाँ आपको जीते जी मार दिया जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि मेरे साथ मम्मी पापा के घर चलें। आपके लिए आज भी उस घर के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोते रोते जमीन पर बैठ गई और तकलीफ भरे लहजे में बोली, मैं तो आज ही यहाँ से चली जाऊं, लेकिन इस घर में मेरे विक्रम की खुशबू नहीं होगी, उनका अंश नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं किस पीड़ा में हूँ। कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा। मैंने अपनी मोहब्बत खो दी, मेरी मोहब्बत मुझे जवानी में ही छोड़कर चली गई। कोमल, तुम नहीं जानती विक्रम मेरे लिए क्या थे। उनकी आवाज में मौजूद दर्द मेरा कलेजा चीरने के लिए काफी था। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल निढाल होकर जमीन पर ही बैठी रहीं और फिर एक हिम्मत से बोली, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रह सकती, क्योंकि ये लोग मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। ये बोलकर उन्होंने गहरी सांस ली और अपने सर पर सफेद दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, मुझे मम्मी पापा के घर ले चलो, यहाँ रहकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये सब मुझे मार देंगे, ताना देकर मुझे उस पल को याद करवाएंगे जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहती। मैंने फौरन ही अपने आप को काबू किया, क्योंकि अगर मैं उनको देखकर रोना शुरू कर देती तो वो भी हिम्मत हार जाती। मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें खड़ा करते हुए बोली, इस तरह से अपने आप को कमजोर नहीं करते, भगवान हर काम अपनी मर्जी से करता है। अगर जीजू इस दुनिया से गए हैं तो इसमें भी कोई न कोई मकसद होगा, आप परेशान न हो, ईश्वर हमारे साथ है। यह कहकर मैंने अपनी दीदी को अपने सीने से लगाया और उनकी सास की तरफ देखकर गुस्से से बोली, एक बात हमेशा याद रखना, जो आपने मेरी बहन के साथ किया है भगवान आपको किसी कीमत पर भी माफ नहीं करेगा। आपका दुख तो आपका था, लेकिन आपने मेरी बहन का दुख नहीं समझा, और जो लोग इस तरह के होते हैं उन्हें ऊपर वाला माफ नहीं करता। आपके बेटे की आत्मा भी बेचैन हो रही होगी, क्योंकि उनकी पत्नी के साथ आपने इस तरह का बर्ताव किया है। ये कहकर मैं अपनी दीदी के साथ उनके ससुराल से निकलकर अपनी मम्मी के घर की तरफ रवाना हो गई। हम दोनों बहनों का दिल बहुत बोझिल था। मेरी बहन तो सारा रास्ता रोती हुई आई थी, जबकि मेरा हाल भी उनसे अलग न था। एक लंबी दूरी तय करने के बाद हम घर पहुंच गए। मम्मी और पापा दीदी के बारे में ही बैठक में बैठे बातें कर रहे थे। जब मैं उन्हें लेकर अंदर दाखिल हुई तो दोनों के चेहरे पर राहत आ गई, जबकि दीदी का हाल देखकर उन्होंने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मैंने उन्हें इशारे से चुप रहने को बोल दिया। पापा ने दीदी को सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, इस तरह निराश नहीं होते। सिर्फ एक इंसान के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी बहन है जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम इस तरह एक आदमी के जाने से अपने दिल को उदास कर लोगी तो ये बहुत गलत बात है। जबकि दीदी के चेहरे पर मौजूद वीरानी न जाने क्यों मुझे कुछ और बता रही थी। दिल कहता था कि कुछ अलग है, कुछ ऐसी बात है जिसकी समझ हमें नहीं आ रही, लेकिन मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। मैं दीदी को लेकर कमरे के अंदर चली गई। वो निढाल होकर बिस्तर पर लंबी लेट गई थीं। एक पल के लिए मैं डर भी गई कि अचानक से उन्हें क्या हुआ है, लेकिन जब उन्हें सही सलामत देखा तो मैंने सुकून की सांस ली। मैं उनके सिर को सहलाने लगी और कुछ पल बाद ही वो गहरी नींद में चली गईं। मैंने फौरन ही कमरे से बाहर का रुख किया। बाहर मम्मी और पापा बैठे मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने बाहर आकर दीदी के ससुराल में हुई तमाम बातों से उन्हें अवगत कराया। मम्मी पापा काफी परेशान हो गए।
उनका भी यही कहना था कि अब दीदी को हम वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि वे लोग दीदी को अब सुकून से किसी कीमत पर भी वहां नहीं रहने देंगे। मैंने भी उनकी बात का समर्थन किया। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। दीदी को हमारे घर आए हुए आज चौथा दिन था। सुबह से ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। बार बार वो उल्टियां कर रही थी, जिसकी वजह से मम्मी और मैं काफी परेशान हो चुके थे। पापा तो काम पर गए हुए थे, उन्हें इस चीज की बिल्कुल खबर नहीं थी। कभी वो उल्टियां करती तो कभी निढाल होकर बिस्तर पर लेट जाती। मैं अभी उनके पास ही गई थी जब वो अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं उन्हें देखते हुए सवालिया लहजे में बोली, क्या हुआ दीदी? सब ठीक है? आप बिस्तर पर लेट जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर कोई काम है तो मुझे बोलिए। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही वो इनकार में सिर हिलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ीं। मैं समझ गई थी कि वो फ्रेश होने जा रही हैं, लेकिन अचानक उन्हें जोर के चक्कर आए और वो समझने का मौका दिए बिना ही बेहोश हो गईं। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं चिल्लाकर मम्मी को पुकारने लगी और अपनी दीदी को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। मैंने फौरन लेडी डॉक्टर को कॉल की, क्योंकि जो हालत दीदी की हो रही थी वो मुझे और मम्मी दोनों को ही परेशान कर चुकी थी। मैं बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। बेशक ये खुशी की खबर थी, लेकिन अगर इस वक्त ऐसा हो जाता तो मेरी दीदी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकती थी। उनकी पूरी जिंदगी का सवाल था। कुछ पल गुजरे थे जब लेडी डॉक्टर घर पहुंच गई। मम्मी और मैं उन्हें होश में लाने के लिए व्याकुल हो चुके थे, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। लेडी डॉक्टर ने जैसे ही उनका चेकअप करना शुरू किया और एक इंजेक्शन लगाया तो उन्हें जल्द होश आ गया। फिर जो बात उन्होंने हमें बताई वो सुनकर मेरे और मम्मी के कदमों तले जमीन खिसक गई। जिस बात का इंसान को डर हो वो होकर ही रहती है। मेरी दीदी जल्द मां बनने वाली थी। ये खबर हम सब पर बिजली की तरह गिरी थी। जीजाजी की मौत के बाद इस तरह की खबर का मिलना हम सबको ही बेचैन कर गया। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मैं बार बार अपनी दीदी को देखकर रोती जा रही थी। उनका इस वक्त गर्भवती होना उनकी जिंदगी को बहुत मुश्किल में डाल सकता था। मम्मी बहुत नरमी से बात करते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा ये खुशी की खबर है, लेकिन अब हम ये बच्चा नहीं रख सकते। मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। कुछ महीनों बाद ये इस दुख से निकल आएगी तो मैं इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी, इसका फिर से घर बसाऊंगी। लेकिन अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आप इसका अबॉर्शन कर दीजिए, लेकिन इसे पता न चले। मेरी मम्मी की बात सुनकर लेडी डॉक्टर ने सिर को इनकार में हिलाया और उनका चेहरा देखकर बोली, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपका दर्द बखूबी समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी बेटी बहुत ज्यादा कमजोर है, उनमें खून की बहुत ज्यादा कमी है। अगर मैं अबॉर्शन करती हूँ तो उनका बहुत ज्यादा खून बर्बाद होगा, जिसमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर आपको अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है तो आपको ये बच्चा हर हाल में स्वीकार करना ही पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम और ज्यादा परेशान हो गए। वो हमें कुछ हिम्मत देकर जा चुकी थीं। मेरी बहन गहरी नींद में सो रही थी। दिल चाहता था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, मंजिर का रुख बदल दूं, अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ाऊं, उसके पति को उसके हवाले कर दूं, लेकिन शायद ये अब मुमकिन नहीं था। मम्मी भी रोते रोते कमरे से बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही पापा भी घर पहुंच गए थे और उन्होंने आते ही दीदी की तबीयत के बारे में पूछा। जब उन्हें भी दीदी की हालत की खबर हुई तो वो भी अपना सिर थामकर बैठ गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दीदी कमरे से लड़खड़ाकर बाहर आईं और मम्मी को देखते हुए बोलीं, मम्मी सब ठीक है? वो डॉक्टर क्यों आई थीं? मुझे क्या हुआ है? उनके लहजे में जिज्ञासा थी। ना जाने क्यों मुझे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे दीदी को इस बारे में मालूम है। फिलहाल मम्मी उन्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में जानकारी मिलती तो वो और ज्यादा गमगीन हो जाती और विक्रम जीजू को याद करती। लेकिन ये बात कोई छुपाने वाली नहीं थी, इसलिए मम्मी ने उनका हाथ थामकर सोफे पर बैठाया और उनके बराबर में बैठकर धीरे धीरे उन्हें हर हालात से अवगत कराती चली गईं। दीदी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही इस बारे में खबर हो। कुछ पल बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दीदी का हाथ पकड़ा, लेकिन वो फौरन ही अपना हाथ छुड़ाकर कमरे के अंदर चली गई। हम सब परेशान हो गए थे, लेकिन मैंने कुछ सोचकर मम्मी को उनके पीछे जाने से रोक दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिस हालात में वो अभी थीं, वो अपने आप को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। हर माँ को अपनी औलाद बहुत कीमती होती है, और जिस अंदाज में दीदी रो रही थीं, उससे ये बात साफ थी कि वो अपने पति को याद कर रही हैं और अपने पति की आखिरी निशानी के साथ वो कुछ गलत नहीं करेंगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। शाम के वक्त मैं, मम्मी और पापा तीनों मेज पर बैठे रात का खाना खा रहे थे, जब अचानक दीदी कमरे से बाहर आईं। उन्होंने आज भी वही सफेद कपड़ा पहना हुआ था। वो मम्मी को देखते हुए बोलीं, मैंने पूरा दिन लगाकर इस बारे में सोचा है और मेरे दिमाग में इन तमाम मसलों का सिर्फ एक हल आया है।
मैं इस बच्चे को पैदा नहीं करूंगी। मुझे ये बच्चा गिराना है। मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। उनकी आंखों में सख्ती थी, जबकि चेहरा भी हर एहसास से खाली था। मम्मी पापा और मैं तीनों ही परेशान होकर अपनी जगह से खड़े हो गए और हैरानी भरे लहजे में बोले, क्या हो गया दीदी? आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका खून है, जीजू की आखिरी निशानी है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही मेरी बहन अचानक पागल सी हो गई। उसने टेबल पर रखा कांच का गिलास जमीन पर फेंककर तोड़ दिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ये तुम्हारे जीजू की आखिरी निशानी नहीं है। ये मेरी बर्बादी की निशानी है। इसे मैं अपने पास नहीं रखूंगी। ये मेरी औलाद नहीं है। वो दीवानों की तरह चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ गई। मम्मी, पापा और मैं तीनों का ही दिल दहल गया। अचानक दीदी को ये क्या हुआ था, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। अभी मैं दीदी को संभालती, इससे पहले ही वो चीखते हुए बेहोश हो गई। हम सब सख्ते में थे। पापा ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया क्योंकि दीदी की नाक से खून बहने लगा था। हम सब परेशान थे कि ये अचानक क्या हो गया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और हम दीदी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। दीदी की डॉक्टर ने हम पर गुस्सा करते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मरीज की हालत बहुत कमजोर है, उनमें खून की भारी कमी है। उन्हें हर तरह के दबाव से दूर रखना जरूरी था। फिर ये सब क्यों हुआ? हम में से कोई कुछ बोल नहीं पाया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आईं और बोलीं, मरीज मानसिक तनाव का शिकार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अपनी जान भी गंवा सकती है। उनके दिल में कुछ ऐसा दबा हुआ है जिसे बाहर निकलने की जरूरत है। जब तक वो अपनी भावनाएं साझा नहीं करेंगी, तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं होगा। जितना हो सके उनके साथ समय बिताएं और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वरना आप लोग उन्हें खो सकते हैं। डॉक्टर ये कहकर चली गई। मम्मी और पापा दोनों ही वहां बैठ गए और सर पकड़ लिया। मैं भी बहुत परेशान थी। दीदी को हमने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। ना जाने उन पर यह कैसी मुसीबत आई थी। यह समय किसी भी औरत के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। मेरी दीदी भी यही झेल रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। मम्मी और मैं हर पल दीदी के साथ रहते, उनकी देखभाल करते। मैं उनसे बार बार पूछती, दीदी आपको क्या हो गया है? जो भी बात है दिल खोलकर कह दीजिए। लेकिन वो हमेशा चुप रहती। अगर कुछ कहती तो बस यही कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ। उनकी बातें हमें परेशान कर देती। आखिर एक माँ ऐसा क्यों कह रही थी? वक्त बीतता गया। 9 महीने कैसे गुजरे ये सिर्फ मैं और मम्मी जानते थे। हमने दीदी को बहुत संभाल कर रखा। अंततः दीदी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम हमने राधा रखा। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी। उसकी आंखें कंचन जैसी थीं। उसका चेहरा गोरा और दूधिया रंगत का था। उसे देखकर लगता था जैसे वो कोई जादुई गुड़िया हो। मैं तो उसे हर वक्त अपने पास रखती थी, क्योंकि वो मेरी भांजी थी। जबकि दीदी ने एक बार भी उसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया था, ना ही उसे गोद में उठाया था। जब उसे भूख लगती थी और वो दूध मांगती थी, तब भी दीदी उसके पास नहीं आती थी। हमने बच्ची को बाहर का दूध ही दिया था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। एक दिन मुझे राधा को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। वहां अचानक मेरी मुलाकात दीदी के ससुराल के पारिवारिक डॉक्टर मिस्टर खुराना से हुई। वो मुझे देखते ही अफसोस जाहिर करने लगे कि आपके जीजू का निधन हो गया और हमें पता भी नहीं चला। कुछ दिन पहले ही वो अपने टेस्ट्स करवा कर गए थे। हमें लगा था कि वो अगले हफ्ते रिपोर्ट्स लेने आएंगे, लेकिन वो आए ही नहीं। उनकी रिपोर्ट्स अब भी हमारे पास हैं। कुछ सोचकर मैंने वे रिपोर्ट्स मांग ली। ना जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर मैं देखूं कि जीजू यहाँ किस लिए आए थे। जब रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आईं और मैंने उन्हें खोलकर देखा, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा दिमाग घूम गया हो। सर पर अस्पताल की छत गिरने लगी हो और कदमों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में ये साफ साफ लिखा था कि मेरे जीजू कभी पिता नहीं बन सकते थे, जबकि उनकी ही बेटी मेरे हाथ में थी। मैं हैरान थी, ये सब क्या था? मैं राधा को लेकर अस्पताल की बेंच पर सिर थामकर बैठ गई। अब मुझे धीरे धीरे सारी बातें समझ आने लगीं। दीदी का चिल्लाना, रोना, खुद को खत्म कर लेने की धमकी देना, बच्चे का गर्भपात करवाने की जिद, इन सबका मतलब था कि दीदी के साथ कुछ गलत हुआ था। तभी उनके चेहरे पर हर वक्त तकलीफ के निशान दिखते रहते थे। अब मेरे दिल में जिज्ञासा ने घर कर लिया था। आखिर जीजू की मौत भी किसी और वजह से हुई थी। उनका कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मामला कुछ और था। मैं अब हर चीज की तह तक जाना चाहती थी। राधा का चेकअप कराकर मैं घर लौट आई। दीदी मम्मी के पास किसी मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। उनकी आंखों में मौजूद वीरानी बहुत कुछ बताने के लिए काफी थी। एक पल को मेरा मन किया कि मैं दीदी के पास जाऊं, उन्हें अपने सीने से लगाकर कहूं, मैं आपकी तकलीफ समझ गई हूं, मुझे आपका दर्द मालूम हो गया है। लेकिन मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। मेरी बहन ने वाकई बहुत मुश्किलें सहन की थीं।
पहले पति का छोड़कर जाना और फिर किसी गैर मर्द से गर्भवती होना, ये सब बड़ी आजमाइश थी। दीदी ने अस्पताल से आने के बाद भी राधा को अपनी गोद में नहीं लिया था और ना ही मुझसे राधा के बारे में कोई बात की थी। राधा मुझे ही अपनी माँ मानती थी क्योंकि हर वक्त मैं ही उसके पास रहती थी। वो दीदी को पहचानती ही नहीं थी। कभी कभी जब दीदी उसकी तरफ देखती तो वो अचानक खिलखिला उठती थी और दीदी के पास जाने की कोशिश करती थी। यकीनन माँ की ममता की खींच अलग होती है, लेकिन दीदी उसे देखकर चुप हो जाती थी और उस जगह से दूर चली जाती थी। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं इस राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। राधा का पिता कौन है? किसने मेरी बहन के साथ गलत किया? आखिर मेरी बहन के साथ अतीत में क्या हुआ? जीजू की मौत कैसे हुई? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया। राधा पूरे 8 महीने की हो गई थी। मम्मी पापा को मेरी शादी की भी हर वक्त चिंता रहती थी, लेकिन फिलहाल मैंने उन्हें मना कर दिया था कि अभी घर में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, मैं इस दौरान शादी नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरी बहन और उसकी बच्ची बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मम्मी पापा को मालूम था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सब चीजों पर पर्दा रखा हुआ था। आज दूसरे शहर से मेरे ताऊजी आने वाले थे। वे अपनी लड़की की रस्म करने वाले थे जिसके लिए उन्हें आमंत्रण देने आना था। घर में तैयारियां पूरे जोश खरोश से चल रही थीं। ताऊजी लगभग रात के समय आए थे और अपनी लड़की की सगाई की दावत देकर चले गए थे। अगले हफ्ते सगाई थी जिसके लिए सब जाने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन आखिरी मौके पर दीदी ने मना कर दिया कि वो नहीं जा रहीं, उनका दिल नहीं चाह रहा। हालांकि सगाई में जाने के लिए पहले वो खुश नजर आ रही थीं। उन्होंने अपनी पसंद से अपने लिए जोड़ा भी चुना था, लेकिन अचानक से उनका मना कर देना हमें सबको हैरान कर गया। और फिर मेरा भी अगले दिन ऑफिस था, मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी। इस वजह से मैंने भी असमर्थता जता दी थी और मम्मी पापा ही ताऊजी की लड़की की सगाई में चले गए थे। गांव दूर था, इसलिए उनका रुकना जरूरी था। मेरा दिमाग भी घोड़े की रफ्तार की तरह काम करने लगा था। घर में कोई नहीं था। ये एक बेहतरीन मौका था कि मैं अपनी दीदी से इस बारे में बात कर सकती थी, क्योंकि जब भी मैं दीदी से किसी भी विषय में बात करने के लिए बैठती थी तो मम्मी हमारे आसपास ही रहती थी। इस वजह से मैं हमेशा खामोश हो जाती थी। मैं किसी को भी अपनी बहन की कोई भी गलती जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैं हर चीज पर पर्दा रखती थी। मम्मी जा चुकी थी और अब मुझे राधा की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि दीदी राधा को बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखती थी। सुबह सवेरे जब मैं ऑफिस जाने के लिए उठी तो अचानक दीदी मेरे कमरे में आई और मुझे देखते हुए बोली, राधा का क्या करना है? उनका अंदाज बहुत रूखा था। मैं कुछ पल खामोश रही और उन्हें देखते हुए बोली, मम्मी तो नहीं है, राधा को मैं ऑफिस ही ले जाती हूँ, क्योंकि आप तो अपनी बेटी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। मगर दीदी ये गलत है। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही वो हाथ खड़ा करके बोली, बहुत मेहरबानी बहन, तुमने मेरी बच्ची को संभाल लिया है। जितना करना था तुम कर चुकी हो, अब तुम जताने पर आई हो। मैं देख लूंगी, तुम आराम से ऑफिस जाओ। मैं अपनी बहन का मुंह देखती रह गई कि वो किस तरह मुझसे बात करके गई थीं। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं उन्हें बुलाऊं और बताऊं कि जितने दिन से वो पैदा हुई है उसे मैं ही संभाल रही हूं, वो तो आपके स्पर्श से भी अजनबी है। मगर मैं चुप रही। यही सब बातें सोचकर मैं चुपचाप ऑफिस चली गई। मगर ना जाने क्यों रास्ते में मुझे बार बार एक अजीब ख्याल दिल में पैदा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दीदी का अचानक से आना और राधा को घर पर ही रुकने के लिए कहना कुछ अजीब था। उनके अंदाज से ही साफ झलक रहा था कि कुछ तो है जो मेरी आंखों से छिपा है। पूरा दिन ऑफिस में मैं इसी कशमकश में रही। मेरी वापसी रात को देर से हुई। मैं घर में अंदर हुई तो मुझे अजनबी सा एहसास घर में महसूस हुआ। ऐसा लगता था जैसे घर में दीदी और राधा के अलावा भी कोई मौजूद है। लेकिन मैंने अपना ख्याल झटक दिया। मैं घर में अंदर आते ही जोर से बोली, दीदी मैं आ गई हूँ और अब आराम करने के लिए जा रही हूँ। राधा ठीक है ना? मैंने सोचा था कि दीदी बाहर आएंगी, लेकिन अंदर से ही उनकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हाँ, राधा ठीक है, वो सो चुकी है। ऐसा लगता था जैसे दीदी किसी मुश्किल में है, लेकिन मैंने फिलहाल सिर झटक दिया और खामोशी से अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। अचानक ही मुझे दीदी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं फौरन ही बेचैन होकर एक बार फिर बुलंद आवाज में बोली, क्या हुआ दीदी? सब ठीक है ना? जबकि वो फौरन बोली, हाँ, वो मुझसे बॉटल गिर गई थी। तुम अपना काम करो, परेशान क्यों हो रही हो? मैं भी राधा के साथ सोने जा रही हूँ। फिलहाल मैंने अपना सिर झटक दिया था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मैं कुछ सोचकर अपने कमरे की खिड़की के पास आई। वो खिड़की दीदी के कमरे में ही खुलती थी। खिड़की दीदी की तरफ से अच्छी तरह बंद थी। मैं अंदर झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन खिड़की के आगे भी पर्दे डाले हुए थे। मेरे दिमाग में एकदम वॉशरूम में मौजूद रोशनदान का ख्याल आया। ऐसा लगता था जैसे दीदी के साथ उनके कमरे में कोई और भी मौजूद है। मामला गंभीर से गंभीर होता जा रहा था, इसीलिए मैं खामोशी से मास्टर की लेकर दीदी के पास गई।
मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कभी ख्वाब में भी कल्पना नहीं की थी कि ये सब भी मुझे देखना पड़ेगा। मेरी दीदी अपने देवर के साथ बैठी हुई थी, उनका सिर झुका हुआ था, जबकि उनका देवर दीदी को अपने सीने से लगाए राधा को लगातार प्यार कर रहा था। मैं गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? छोड़ो मेरी बहन को। मेरी आवाज़ सुनकर उनका देवर एकदम घबराकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और हकलाते हुए बोला, मैं भाभी से मिलने के लिए आया था, मुझे अपनी भतीजी के बारे में पता था। मैं कुछ ही पल में पूरा मामला समझ गई। दीदी के चेहरे के भाव और राधा को जिस अंदाज में वो आदमी प्यार कर रहा था, उन्हें देखकर मुझे सारी चीजें साफ हो गईं। मैं कदम दर कदम चलती हुई दीदी के पास आई और उन्हें सीने से लगाकर दिलासा देते हुए बोली, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है कि इस आदमी ने आपके साथ क्या किया है। और तुम, मेरे हाथों अब तुम जिंदा बच के दिखाओ, मुझे हर बात का इल्म है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। अचानक ही वो राधा को अपनी गोदी में थामकर मेरे कदमों में बैठ गया और नम आवाज में बोला, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया है, बेशक मेरी गलती की माफी नहीं है, लेकिन मैं राधा का बाप हूं, इस हिसाब से मुझे माफी मिल जानी चाहिए। मैं तुम्हारी दीदी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं आज इसीलिए यहाँ पर आया था कि मैं तुम्हारी दीदी से मिलकर हर मामला तय कर लूं, लेकिन तुम्हारी दीदी इस चीज के लिए राजी नहीं है, मगर मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं खामोश रही। फिलहाल मैंने राधा को अपनी गोदी में लिया और उन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया, जबकि वो मेरी बहन पर एक नज़र डालकर चला गया। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो अचानक ही वो मेरे सीने से लगकर जोर से रोने लगी। उसकी हिचकियां बंध गई थीं। उसने रोते हुए मुझे बताया, कोमल, ये आदमी उस दिन से ही मेरे पीछे लग चुका था जब मैं तुम्हारे जीजाजी से शादी करके उस घर में गई थी। पहली रात ही इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर तुम्हारे जीजू आ गए थे, जिसके बाद ये भाग गया। मैंने दबे शब्दों में तुम्हारे जीजा को इसके बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को हंसकर टाल दिया था। उनके नज़दीक उनका भाई बहुत अच्छा था, लेकिन ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज था। उसने आगे बताया, जिस दिन तुम्हारे जीजू एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में दूसरे शहर गए थे, उस दिन ही इसने अपना असली रूप मुझे दिखाया था। उसने मुझे बताया था कि मेरे पति कभी बाप नहीं बन सकते, और उसी पल उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैं उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, उससे मना कर रही थी कि मुझे माफ कर दो, मेरे वजूद से दूर हो जाओ, मैं अपने पति के साथ धोखा नहीं करना चाहती, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। और फिर मैंने तय कर लिया था कि मैं अब तुम्हारे जीजा से किसी बात का पर्दा नहीं रखूंगी। जिस दिन वो आए थे मैं उस दिन ही उनको हर बात बता देना चाहती थी, लेकिन अचानक ही वो ऑफिस के काम से बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं वापस आकर तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन वो तो नहीं आए। हाँ, उनके लिए एक फ़ोन आया था जिसमें बताया गया था कि वो इस दुनिया में मुझे हमेशा हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर जा चुके हैं। वो लम्हा मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, और फिर अचानक से इस बात का पता चलना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे बहुत बड़ी पीड़ा दे गया था। ये आदमी मुझे लगातार फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसके बारे में किसे बताऊं। जिसको भी बताऊंगी वो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालेगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें पता चल जाएगा। मैं अपने भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम्हारे सामने खुद ही सारी सच्चाई आ गई, जबकि मैंने भी दीदी को हर वो बात बताई जो मुझे डॉक्टर से मालूम हुई थी। मैंने मम्मी पापा के आने के बाद एक फैसला लिया था। राधा की खातिर हमें ये समझौता करना ही था, और जब दीदी को हमने अपना फैसला बताया कि हम तुम्हारी शादी तुम्हारे देवर से कराना चाहते हैं, तो वो पहले तो बहुत भड़की थी, वो मना कर रही थी, लेकिन मम्मी और मेरे समझाने पर वो राजी हो गईं और राधा की खातिर उन्होंने ये कुर्बानी दे दी। इस आदमी ने भी हमसे वादा किया था कि वो दीदी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। हमने साफ कह दिया था कि तुम दीदी के साथ उसके ससुराल में नहीं रहोगे, क्योंकि वे लोग बेवजह मेरी बहन के पीछे पड़ जाएंगे, और उसने हमारी तमाम शर्तों का सम्मान किया था। वाकई जो चीज़ हमें नजर आ रही होती है वो हमेशा सच नहीं होती, इसीलिए हर बात पर गुस्सा होने या फिर नाराज होने के बजाय इंसान को उसकी तह तक जाना चाहिए, इसमें ही समझदारी होती है। रिश्तों की इस बिसात पर कभी कभी हमें वो मोहरे भी चलने पड़ते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सलोनी दीदी ने राधा के सुनहरे भविष्य की खातिर अपने आत्मसम्मान का घूंट पिया, और सुमित ने अपनी भूल सुधारने का संकल्प लिया। समाज भले ही इस फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन एक माँ की ममता और एक परिवार की शांति के लिए ये जरूरी था। आज जब मैं राधा को मुस्कुराते हुए देखती हूँ तो लगता है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। भले ही जीजू की कमी कभी पूरी ना हो सके, लेकिन जिंदगी ठहरती नहीं, वो बहते पानी की तरह अपना रास्ता खुद बना लेती है। वाकई सच्चाई की खोज कभी कभी हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। दोस्तों, मेरी कहानियां चैनल की ये वीडियो आपको कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।